हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हमारा सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लान्स के बारे में समझा था कि प्लान्स हमारे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं एरिया। क्लियर? आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? एरिया। देखो बता दूं, व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब व्यापम की अगर मैं बात छोड़ दूं तो एसएससी जेई का आप पेपर देते हो या अदर स्टेट का आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देते हो, जो डिप्लोमा बेस्ड आपका एग्जाम होता है। क्लियर? तो वहां पे भी यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरिया टॉपिक से। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एरिया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरिया कहलाता क्या है, जनरली आप लोग समझते होंगे, हम शुरू से ही समझते आ रहे हैं कि एरिया जो हमारा होता है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्लियर? और एरिया को हम कैसे एवेल्युएट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे किसी एरिया की, किसी लैंड की मैं बात करूं तो उसकी जो लेंथ होती है और उसकी जो विड्थ होती है, अगर मैं लेंथ में विड्थ का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। उस लैंड का क्षेत्रफल मुझे मिल जाता है। क्लियर? तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हमारी हेडिंग एरिया है और एरिया को मैंने एक सिंपल से वर्डों में यहां पे डिफाइन किया है कि द साइज ऑफ सरफेस। क्लियर? एरिया मतलब क्या होता है? आपका साइज ऑफ सरफेस। क्लियर? मतलब एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एरिया हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी भी सरफेस की साइज को। क्लियर? अब इस साइज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया है, बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ बाय द विड्थ। अगर हम उस सरफेस की लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम एरिया को कैलकुलेट यहां पे कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, जो हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया का जिक्र किया गया है। क्लियर? और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन एरिया समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एरिया यहां पे अपने को पढ़ना है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो गया टाइप्स ऑफ एरिया। अगर मैं फर्स्ट एरिया की आपसे बात करूं तो पहला एरिया हमारा कौन सा होता है? प्लिंथ एरिया होता है। सेकंड हमारा कौन सा है? फ्लोर एरिया है। नेक्स्ट हमारा सर्कुलेशन एरिया है और फोर्थ हमारा कारपेट एरिया है। अब देखो यहां पे जो हमारा सर्कुलेशन एरिया है, क्लियर? इस सर्कुलेशन एरिया को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो ये हमारे एरिया के टाइप हो गए हैं जो मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर? पहला हमारा कौन सा हो गया? प्लिंथ एरिया हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? फ्लोर एरिया हो गया। थर्ड हमारा कौन सा हो गया? सर्कुलेशन एरिया हो गया। और फोर्थ हमारा क्या हो गया? कारपेट एरिया हो गया। सर्कुलेशन एरिया को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था? हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। दूसरा हमारा था वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। क्लियर? तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ एरिया हो गए। अब अपने को इसको क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है कि प्लिंथ एरिया जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है। क्लियर? तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैंने प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन लिख दी है। समझते हैं प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है। ठीक है? तो हेडिंग हमारी होगी प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया होता क्या है? क्लियर? आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया। क्लियर? ये चीज याद रखना है आपको कि प्लिंथ एरिया को हम बिल्ट अप कवर्ड एरिया भी बोलते हैं। क्लियर? तो किसी भी बिल्डिंग का बिल्ट अप कवर्ड एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया कहलाता है। कहने की सीधी मैं बात बोलूं कि जो हमारा एरिया होता है उसमें हम थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल को इंक्लूड कर लेते हैं, वो हमारा प्लिंथ एरिया कहलाता है। क्लियर? थोड़ा सा और समझते हैं कि कौन कौन से एरिया यहां पे डिडक्शन में आ जाते हैं। क्लियर? देखो, प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के फ्लोर लेवल पर, किसी भी स्ट्रक्चर के या किसी भी स्टोरी के, क्लियर, फ्लोर लेवल पर जो आप बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर करते हो बिल्डिंग का, उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं।
अगला पॉइंट हमारा है कि प्लिंथ एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी बिल्डिंग होती है, जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसका जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, जो क्या है एक्सटर्नल डायमेंशन से, उसको हम इंक्लूड करके प्लिंथ एरिया का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? देखो, तो प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। मतलब कहने का ये है कि जो बिल्डिंग है उसकी एक्सटर्नल फ्लोर लेवल पे जो एक्सटर्नल आपकी डायमेंशंस आ रही, जो वॉल्स आ रही, एक्सटर्नल वॉल्स आ रही, उसकी थिकनेस को आप इंक्लूड करोगे, लेकिन उस एक्सटर्नल वॉल के बाहर अगर आपने कोई सा क्या लिया है, ऑफसेट लिया है प्लिंथ पे, प्लिंथ ऑफसेट आपने लिया है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि फ्लोर लेवल पर एक्सटर्नल डायमेंशंस को लेके हम प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी प्रकार का प्लिंथ ऑफसेट यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा है कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन रूफ नहीं है उसके ऊपर, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन समझें तो जैसे घर में जो आंगन हम बनाते हैं, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ होता है, ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है, तो वो हमारा कोर्ट यार्ड कहलाता है। क्लियर? तो कोर्ट यार्ड या फिर नेक्स्ट बोला कोई ओपन एरिया, वॉल्कनीज जो आपकी होती हैं, क्लियर, या फिर आपने कोई कैंटिलीवर प्रोजेक्शन यहां पे किया है। क्लियर? तो कोर्टयार्ड एरिया जो आपका हुआ, ओपन एरिया हुआ, वॉल्कनीज हुई, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आपका हुआ, तो यह है प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लिंथ एरिया में आप कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हो। क्लियर? तो इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब देखो यहां पे एक चीज मैंने यहां पे बोला है सपोर्टेड पोर्च, मतलब अदर देन कैंटिलीवर्ड, मतलब वो कैंटिलीवर्ड नहीं है, लेकिन वो पोर्चेस वाला जो स्पेस आपका आ रहा है, क्लियर, रूफ उसके ऊपर है, ओपन नहीं है वो। क्लियर? तो उसको आप यहां पे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। अभी अपन समझेंगे इस सपोर्टेड पोर्च में कौन कौन से एरिया को यहां पे कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो अभी अपन डिटेल में यहां पे बात करेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने प्लिंथ एरिया को समझा है कि प्लिंथ एरिया हमारा क्या कहलाता है और प्लिंथ एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपने को यह समझना है कि प्लिंथ एरिया के अंदर कौन कौन से एरिया को इंक्लूड किया जाता है और कौन कौन से एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन यहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एरिया यहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? तो फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। जो पहला अभी हमने जब डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हमारी होंगी बिल्डिंग की, उसको हम इंक्लूड करेंगे फ्लोर लेवल पर, और फ्लोर लेवल पर अगर कोई सा प्लिंथ ऑफसेट आपने प्रोवाइड किया है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड हम कर देंगे। तो पहला हमारा यही है कि ऑल फ्लोर्स एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल। क्लियर? तो एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल ये आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। अगर किसी भी प्रकार का प्लिंथ ऑफसेट आपको देखने को मिल रहा है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल शाफ्ट। अब आप इंटरनल शाफ्ट प्रोवाइड कराते हो, सैनिटरी वगैरह के लिए इंटरनल शाफ्ट प्रोवाइड कराते हो। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला है कि जो इंटरनल शाफ्ट आपने प्रोवाइड किया है, अगर इसका एरिया कितना 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है, क्लियर, दीज डू नॉट एक्सीड 2 स्क्वायर मीटर, तो आप इसको क्या कर लोगे, आप इसको इंक्लूड करोगे। तो ये चीज याद रखना है कि भाई इंटरनल शाफ्ट का एरिया 2 स्क्वायर मीटर तक है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये चीज भी हमारी प्लिंथ एरिया के अंदर क्या करोगे, आप इंक्लूड करोगे। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये एरिया का, डायरेक्ट आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहां पे, तो नेक्स्ट हमारा आता है द एरिया ऑफ बरसाती। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है यहां पे, देखो आप, द एरिया ऑफ बरसाती एंड द एरिया ऑफ ममटी एट द टेरेस लेवल। अब आपको पता होगा कि टेरेस लेवल के ऊपर हम बरसाती एरिया और ममटी एरिया को बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ममटी एरिया और बरसाती एरिया कहलाता क्या है।
अब मम्टी एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपका जो जैसे मेन स्टेयर केस जो आपका होता है, जो बिल्डिंग में आपने मेन स्टेयर केस बनाया है, टेरेस लेवल पे जाएगा, टेरेस लेवल के ऊपर जब जाएगा तो आप उस पर क्या करते हो, शेड वगैरह लगा देते हो, क्या कर देते हो, कवर कर देते हो मेन स्टेयर को। क्लियर, तो वो हमारा मम्टी एरिया कहलाता है। अब बरसाती एरिया क्या कहलाता है, जैसे छत पे अपन गए, टेरेस पर अपन है, टेरेस पे क्या करते हैं, कोई सी जैसे टावर बना हुआ है फॉर एग्जांपल, उस टावर से अपन ने क्या कर दिया, शेड निकाल दिया, मतलब एक साइड उसका क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, 3 साइड से वो क्या है, ओपन है। क्लियर, तो ऐसा एरिया हमारा क्या कहलाता है, बरसाती एरिया कहलाता है। यहां पे मैंने लिख दिया है, आप देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि मम्टी का मतलब क्या होता है, means a structure with a covering roof over a main stair। अभी यही बताया मैंने कि जो आपका मेन स्टेयर होता है टेरेस लेवल में फिनिश होगा, उसको आपने कवर कर दिया तो वो हमारा मम्टी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे वेदर से क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये हमारा मम्टी एरिया होता है। इस मम्टी एरिया को भी प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है बरसाती। क्लियर, बरसाती भी मैंने यहां पे लिखा, एनी कवर्ड स्पेस ओपन ऑन वन साइड कंस्ट्रक्टेड। क्लियर, ये आपको बताया कि ये शेड वगैरह जो अपन छत पे बनाते हैं, उस शेड वगैरह को हम बरसाती एरिया बोलते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद रखना है। डेफिनेशन के टाइम पे मैंने एरिया ऑफ पोर्च की भी बात की थी कि एरिया ऑफ पोर्च जो आपका होगा अदर देन कैंटिलीवर्ड के अलावा जो एरिया ऑफ पोर्च आपका है वो भी आपका प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। अब पोर्च एरिया क्या होता है कि जो आपकी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के सामने ही आपका या तो रूम के फॉर्म में या फिर गैलरी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लियर, देखो लिखा है, पोर्च इज अ रूम लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एन एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग की एंट्रेंस में जो रूम वगैरह आपका ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्च एरिया बोलते हैं। तो पोर्च एरिया भी हमारा क्या होता है, इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया के अंदर। तो ये एरिया वो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं जो प्लिंथ एरिया के अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि वो कौन कौन से एरिया हैं जिनको हम प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, तो फॉलोइंग आप देख रहे हो, हेडिंग है, फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। क्लियर, इनको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ लॉफ्ट, ये आपका प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड है आपका अनक्लोज्ड बालकनीज। क्लियर, अनक्लोज्ड बालकनी भी जो आपकी होती हैं, क्लियर, उसको भी प्लिंथ एरिया में क्या नहीं किया जाता है, कवर नहीं किया जाता है, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारा प्लिंथ एरिया जो होता है बिल्ट अप कवर्ड एरिया होता है किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर लेवल पर। क्लियर, तो अनक्लोज्ड बालकनी भी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट, जैसे कि इंटरनल सैनिटरी की अपन ने अभी बात की थी, तो यहां पे देखो इंटरनल शाफ्ट आपने प्रोवाइड किए थे जिसका एरिया एक्सीड नहीं होना चाहिए 2 स्क्वायर मीटर से। मतलब अब ऐसा इंटरनल शाफ्ट जिसका एरिया 2 स्क्वायर मीटर से एक्सीड हो रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वही पॉइंट अपना ये हो गया है। क्लियर, कि इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइडेड दीज आर मोर देन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि टावर्स आपने बना दिए टेरेस पर। क्लियर, नेक्स्ट टरेट्स हो गया आपका, डोम्स आपका हो गया, ईटीसी प्रोजेक्टिंग एबव द टेरेस लेवल नॉट फॉर्मिंग अ स्टोरी एट द टेरेस लेवल। मतलब टेरेस लेवल पे आपने एक टावर बना दिया, टरेट बना दिया, डोम्स बना दिया। क्लियर, मतलब कहने का ये है कि ये कोई स्टोरी को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये कोई स्टोरी नहीं बना रहे हैं, मतलब कोई फ्लोर को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये आपने क्या कर दिया, टेरेस पर बना दिया है। क्लियर, दैट इज द प्रोजेक्टिंग। क्लियर, ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके टेरेस के ऊपर। क्लियर, तो इन टावर्स का एरिया हुआ, टरेट्स हुआ, डॉम्स हुआ। अब जैसे डॉम्स तो आपको पता है कि डॉम्स मतलब क्या होता है, गुम्मद वगैरह आपने बना दिए। क्लियर, देखे होंगे मंदिरों के ऊपर बने होते हैं गुम्मद वगैरह। अभी टरेट्स क्या होता है, तो देखो स्मॉल टावर एक्सटेंडिंग अबव आ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर जो स्मॉल टावर को हम एक्सटेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्मॉल टावर को हम एक्सटेंड कर देते हैं, उसको हम टरेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरिया भी आपका इंक्लूड नहीं होता है प्लिंथ एरिया के अंदर। नेक्स्ट जैसे कि आपका है आर्किटेक्चरल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है आपका कॉर्निस। अब ये कॉर्निस क्या कहलाता है, तो कॉर्निस क्या कहलाता है, देखो
कॉर्निस होता है अ मोल्डिंग एट द कॉर्नर बिटवीन द सीलिंग एंड द टॉप ऑफ द वॉल। जो आपकी वॉल होती है, जो सीलिंग होती है, उसके बीच में जो हम कॉर्नर को मोल्ड करते हैं, क्या होता है, जो कॉर्नर मोल्ड किया जाता है उसको हम कॉर्निस बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि हम क्या होता है कि टेक्निकल टर्म तो हम याद रख लेते हैं कि कॉर्निस होता है। अब कॉर्निस एक्चुअल में होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो। क्लियर? तो सारी चीजों के मतलब आपको पता होना चाहिए, हर एक टेक्निकल टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका, जैसे कि विंडो वगैरह पे आप क्या करते हो, सनसेट्स वगैरह बना देते हो। क्लियर? तो वो सनसेट्स वगैरह भी हमारे प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारे आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एरिया को। तो नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि अभी हमने प्लिंथ एरिया को समझा था, प्लिंथ एरिया को हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्स थी उसकी जो थिकनेस थी उसको इंक्लूड किया था हमने। क्लियर? वो हमारा प्लिंथ एरिया था। अब अगर मैं प्लिंथ एरिया में से एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, जो वॉल्स आपकी हैं उनके द्वारा जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है, अगर मैं उसको प्लिंथ एरिया से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे फ्लोर एरिया मिल जाएगा। क्लियर? अब फ्लोर एरिया कहलाता क्या है, तो देखो आप यहां पे लिखा हुआ है मैंने कि फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ अ फ्लोर, total area of floor in between walls and consist of all rooms, veranda, passage, corridor, staircase room, entrance hall, kitchen, stores, बाथरूम्स जो आपकी होंगी, वाटर क्लोजेट्स होंगे, ETC। मतलब वॉल्स और इन सब के बीच में जो टोटल एरिया आपका आ रहा है वो आपका फ्लोर एरिया कहलाता है। अब इन्होंने बोला है कि फ्लोर एरिया जो आपका होगा, तो देखो सिल ऑफ डोर, जो डोर का क्या होगा, सिल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सिल ऑफ डोर हुआ या फिर ओपनिंग हुई कोई सी। क्लियर? सिल ऑफ डोर हुआ या फिर कोई ओपनिंग हुई, नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया, इसको फ्लोर एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? अब देखो यहां पे एक और चीज याद रखना, ये तो चीज समझ गए हो आप कि सिल ऑफ डोर एंड ओपनिंग्स जो भी रहेंगी वो यहां पे इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या बोला कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, पिलर्स, प्लास्टर्स एंड अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया। क्लियर? तो वॉल्स के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है, जो पिलर्स है, प्लास्टर्स है, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, इसका एरिया भी आपका फ्लोर एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा हो गया है कि जो हमारा प्लिंथ एरिया है, अगर मैं उसमें से एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल को क्या करता हूं, सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे फ्लोर एरिया मिल जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, डेफिनेशन मैंने लिख दी यहां पे, जो अभी मैंने आपको बोला कि फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। क्लियर? ये लिखा हुआ है, तो ये चीज भी आपको याद रखना। ठीक है? अब नेक्स्ट एक चीज यहां पे याद रखना आपको कि जैसे अगर मैंने आपको यहां पे बोला है कि ये आपका क्या है, प्लिंथ एरिया है, तो प्लिंथ एरिया में से आप किसको माइनस कर रहे हो, एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। तो वॉल्स के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है, क्लियर, इसको आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो एरिया ऑक्यूपाइड वॉल्स के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो देखो। तो फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द वॉल एरिया, वॉल एरिया के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, सबसे पहला डोर एंड अदर ओपनिंग इन वॉल्स, दैट इज इंक्लूडेड, ये आपको इंक्लूड करके चलना है। इंटरमीडिएट पिलर्स एंड सपोर्ट, ये भी आपके वॉल एरिया में इंक्लूडेड होंगे। क्लियर? प्लास्टर्स अलोंग वॉल एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर इन एरिया। क्लियर? तो आपने क्या किया है कि जो वॉल है आपका जो एक्सीड कर रहा है, जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर से, उसके अलावा जो प्लास्टर आपने किया हुआ है उसको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फ्यूल्स विच आर विद इन अ वॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो चिमनी वगैरह के लिए आप डक्ट पाइप छोड़ते हो, क्लियर, वो चीज भी आपको यहां पे इंक्लूड करना है वॉल एरिया के अंदर। क्लियर? जो वॉल्स के द्वारा एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है तो वो आपको यहां पे क्या करना है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट यहां पे है आपका कि आप कौन कौन सी चीजें आप वॉल एरिया में से क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम वॉल एरिया। क्लियर?
तो जैसे कि अभी आपने यहां पे पढ़ा था कि भाई बॉल एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर एक्सीड कर रहा होगा 300 स्क्वायर मीटर से तो इंक्लूड करोगे, अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया। क्लियर? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कि प्लास्टर्स अलोंग वॉल नॉट एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर इन एरिया, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड है कि फायर प्लेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल इन लिविंग रूम। क्लियर? लिविंग रूम के अंदर जो फायर प्लेस है आपने जो प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है, क्लियर, तो उसको भी आप यहां पे वॉल एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर? अब जैसे आपने देखा होगा गैस चूल्हे के लिए हम किचन का जो हमारा वॉल होता है उसमें एक प्रोजेक्शन कर देते हैं। क्लियर? तो उस चीज को भी आप यहां पे इंक्लूड नहीं करोगे। देखो ये लिखा हुआ है गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल इन किचन। क्लियर? तो इस चीज को भी आप वॉल एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। अब एक छोटा सा नोट यहां पे मैंने ये डाला हुआ है कि द फ्लोर ऑफ ईच स्टोरी। क्लियर? ईच स्टोरी, अगर किसी अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्टोरी में बना होगा आपका। क्लियर? तो द फ्लोर ऑफ ईच स्टोरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, या फिर अलग अलग टाइप की आपको फ्लोर्स देखने को मिल रही हैं, तो शुड बी मेजर्ड, और इनको आपको मेजर्ड करना है, लेकिन इनको लेना कैसे है, अलग अलग आपको लेना, सेपरेटली आप इसको लेके चलोगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपने टोटल आपने एक ही ले लिया है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सेपरेटली इसको कंसिडर करके चलना है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एरिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेशन एरिया की। अब देखो सर्कुलेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है मूवमेंट। क्लियर? अगर एक सिमिलर वर्ड की अपन बात करें सर्कुलेशन में तो एक मूवमेंट की अपन बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन अपने मूवमेंट के लिए, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो, इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हो। क्लियर? मैं एक बिल्डिंग के अंदर की बात कर रहा हूं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, या फिर एक स्टोरी से आपको दूसरी स्टोरी में जाना है। क्लियर? तो वो एरिया जो एक पर्सन के द्वारा अपने मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। क्लियर? तो देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में सर्कुलेशन एरिया। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर कि मैंने लिखा हुआ है सर्कुलेशन एरिया इज द फ्लोर एरिया। क्लियर? सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इज द फ्लोर एरिया ऑफ बरंडा, पैसेज, कॉरिडोर्स, बालकनीज, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेस और स्टेयरकेस। मतलब सर्कुलेशन एरिया के अंदर एरिया ऑफ बरांडाज, पैसेज, कॉरिडोर, बालकनीज, एंट्रेंस हॉल, पोर्चेस और स्टेयरकेस को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? और इसको यूज किया जाता है मूवमेंट ऑफ पर्सन। क्लियर? विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सन। क्लियर? अब यहां पे एक चीज देखना, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा सर्कुलेशन एरिया होता है दो तरीके का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया का मतलब ये हो गया कि एक पर्सन के द्वारा हॉरिजॉन्टली क्या किया जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है, मतलब एक फ्लोर के अंदर ही उसका मूवमेंट हो रहा है। जब एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे हमारा मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट हमारा वर्टिकली कहलाता है, उसके लिए हम वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले जैसे बरंडा है आपका हो गया है, बालकनीज आपकी हो गई है, पैसेज आपका हो गया है, पोर्च एरिया आपका हो गया है, कॉरिडोर आपका हो गया है। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होते हैं। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए आप इसका यूज कर रहे हो। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में कौन कौन से एरिया को इंक्लूड किया गया है। ठीक है? अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया हमारा होता है, अभी हमने प्लिंथ एरिया पढ़ा था, प्लिंथ एरिया हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्स की अगर हम थिकनेस को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है। तो प्लिंथ एरिया अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो प्लिंथ एरिया का 10 to 15%, अगर हम प्लिंथ एरिया का कितना निकाल दूं, 10 to 15% कैलकुलेट कर दूं, और जो आपको अमाउंट यहां पे एरिया का मिलेगा, क्लियर, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया आ जाएगा कि इतना हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया है। अब अगर मैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया की बात करूं तो वर्टिकली एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, स्टेयर केस का यूज करेंगे, लिफ्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर? तो स्टेयर केस आपका हुआ, लिफ्ट आपका हुआ, या फिर एंट्रेंस हॉल एडजस्टिंग टू देम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ यूजर। क्लियर? तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कहलाता है जिससे हम क्या करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट करते हैं।
क्लियर। ये जो हमारा एरिया है इससे हम क्या करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर के ऊपर हम जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्लिंथ एरिया की, क्लियर, तो प्लिंथ एरिया का 4 to 5% हमारा क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है। क्लियर। तो ये हमारा सर्कुलेशन एरिया हो गया है जो मूवमेंट ऑफ पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया हमारा क्या कहलाता है, देखो कारपेट एरिया जो होता है हमारा उसको हम यूजफुल एरिया बोलते हैं। क्लियर। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये लिवेबल एरिया होता है। जितने एरिया में आप घर के अंदर रह रहे हो वो हमारा क्या कहलाता है, कारपेट एरिया कहलाता है। या फिर एक रूम है, उस रूम का जितना एरिया आप यूज में ले रहे हो, क्लियर, जितना भी एरिया उसका यूजफुल है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है हमने कारपेट एरिया। क्लियर। कारपेट एरिया क्या कहलाता है हमारा, कारपेट एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द यूजफुल एरिया। अभी मैंने आपको बताया, इसी को हम लिवेबल एरिया भी बोलते हैं, इसी को हम लेटेबल एरिया भी बोलते हैं। क्लियर। तो यूजफुल एरिया जो हमारे बिल्डिंग का होता है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कि इस कारपेट एरिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो हमारा फ्लोर एरिया होता है, तो फ्लोर एरिया में से बहुत सारे एरिया को हम माइनस कर देंगे। अब वो बहुत सारा एरिया जो हम माइनस करने वाले हैं वो कौन सा एरिया होगा, देखो, तो दिस इज टोटल फ्लोर एरिया माइनस। क्लियर। टोटल फ्लोर एरिया में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, देखो, सर्कुलेशन एरिया को माइनस करना है, बरंडाए के एरिया को आपको माइनस करना है, कॉरिडोर्स को आपको माइनस करना है, पैसेज को माइनस करना है, स्टेयर केस को माइनस करना है, लिफ्ट को माइनस करना है, एंट्रेंस हॉल को माइनस करना है। क्लियर। इसके अलावा ये तो हो गया आपका कि ये चीजें आपको माइनस करना है, मेन चीजें हो गई। इसके अलावा वो एरिया आपको माइनस करना है जिस एरिया को आप यूज नहीं कर रहे हो, डेट इज उसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूजेबल एरिया। क्लियर। तो माइनस अदर नॉन यूजेबल एरिया, जैसे कि सैनिटरी एकोमोडेशन, मतलब बाथरूम्स, बाथरूम्स वगैरह मैं बोल रहा हूं, हाँ, सैनिटरी एकोमोडेशंस की अगर मैं बात करूं तो बाथरूम्स हो गया, वाटर क्लोजेट्स आपका हो गया है। क्लियर। दैट इज द स्टेशनरी एकोमोडेशन। ठीक है। तो स्टेशनरी एकोमोडेशन आपका हो गया, एयर कंडीशनिंग रूम्स आपके हो गए हैं, या फिर एसी डक्ट वगैरह आपके हो गए हैं, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर। माइनस कर दोगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर किसी ऑफिस बिल्डिंग के लिए अगर वो बोले कि व्हाट इज कारपेट एरिया, तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो हमारा कारपेट हो रही है एरिया होता है डेट इज लेटेबल एरिया और यूजेबल एरिया। क्लियर। हम क्या बोलते हैं, ऑफिस बिल्डिंग के लिए जब भी कारपेट एरिया की हम बात करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेटेबल एरिया या फिर यूजेबल एरिया। और अगर हम किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करेंगे तो जो हमारा कारपेट एरिया होता है वो हमारा लिवेबल एरिया होता है। क्या होता है, लिवेबल एरिया होता है। और इसके अंदर से हम एक्सक्लूड क्या क्या कर देते हैं लिवेबल एरिया में, जैसे किचन हो गया, पेंट्री हो गया, स्टोर्स आपके हो गए हैं, सिमिलर अदर रूम्स जो आप यूज नहीं कर रहे हो। क्लियर। जो आप यूज नहीं कर रहे हो एज आ लिविंग के लिए, क्लियर, रहने के लिए आप यूज नहीं कर रहे हो रूम्स का, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमारा जो कारपेट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, लिवेबल एरिया हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पे ये तो समझ गए हो आपके कारपेट एरिया कैसे कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट हमारा ये है कि कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग फॉर एनी स्टोरी शैल बी द फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। मतलब कारपेट एरिया, अगर मैं किसी स्टोरी की बात करूं, किसी स्टोरी के लिए मुझे कारपेट एरिया निकालना है तो फ्लोर एरिया में से आपको क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे तो मैंने लिमिटेड चीजें लिखी हुई थी, यहाँ पे अपन डिटेल में समझते हैं कि फ्लोर एरिया में से आपको क्या क्या चीजें सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला तो आपका वही हो जाएगा सैनिटरी अकोमोडेशन। नेक्स्ट आपका हो गया है बरंडा, कॉरिडोर एंड पैसेज, ये आपको माइनस करना है। किचन एंड पेंट्रीज आपका जो हो गया। स्टोर आपने बनाया है डोमेस्टिक बिल्डिंग के लिए, डोमेस्टिक बिल्डिंग में स्टोर्स जो आपने बनाए हुए हैं। क्लियर। एंट्रेंस हॉल हुआ आपका, पोर्च एरिया आपका हुआ, इसको भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आपका स्टेयर केस हुआ, ममटीज आपकी हुई। क्लियर। शाफ्ट छोड़ा है अगर आपने लिफ्ट के लिए तो वो भी आप सब्सट्रैक्ट करोगे। बरसाती जो आपकी हैं वो भी आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आपको गैरेज को भी सब्सट्रैक्ट करना है, कैंटीन्स को सब्सट्रैक्ट करना है, एसी डक्ट एंड रूम्स को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें मैं फ्लोर एरिया में से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मैं किसको कैलकुलेट कर लूंगा, मैं कारपेट एरिया को कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर। तो यहां पे कारपेट एरिया हमने निकाल लिया है। कारपेट एरिया हम समझ गए हैं कि कारपेट एरिया में हमें क्या क्या चीजें
मतलब फ्लोर एरिया में से मैं कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से एरिया को माइनस कर दूं कि मैं कारपेट एरिया को यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने डाला है कि जैसे आपका प्लेन्थ एरिया हमने पढ़ा, हमने सर्कुलेशन एरिया पढ़ा, हमने फ्लोर एरिया पढ़ा, हमने कारपेट एरिया पढ़ा, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप एक कोई एरिया निकाल लोगे और आपका काम हो जाएगा। आपको सबको मेजर करना है और सबको ईच स्टोरी के लिए सेपरेटली आपको कंसीडर करना है। क्लियर? ईच स्टोरी के लिए सेपरेटली आप इन सब की क्या करोगे, कैलकुलेशन यहां पर करोगे। तो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, पहला पॉइंट यहां पे पूछा गया है बिल्टअप एरिया। एग्जाम में क्या हुआ है कि आपसे एक बार पूछ लिया गया था कि बिल्टअप एरिया आपका क्या कहलाता है। जैसे अपन ने मेन एरिया भी डिस्कस कर लिए कि प्लेन्थ एरिया हमारा क्या कहलाता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया हमारा क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि बिल्टअप एरिया कितना है। जैसे हम क्या करते हैं कि कभी परचेस करने के लिए जाते हैं घर वगैरह, तो पूछते हैं ना कि बिल्टअप एरिया कितना है भैया। तो बिल्टअप एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया हमारा क्या कहलाता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अगर मैं बात करूं लिवेबल एरिया, तो लिवेबल एरिया कितना है। क्लियर? एरिया ऑफ वॉल्स और डक्ट। क्लियर? जो एरिया ऑफ वॉल्स आपका है, डक्ट का एरिया है, उसका एडिशन आपको कर देना है, और जो टेरेस है उस टेरेस का हाफ एरिया आपको यहां पे क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो मतलब कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स और डक्ट प्लस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ टेरेस, दैट इज बिल्टअप एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्टअप एरिया बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो ये चीज आपको याद रखना है। अदरवाइज जब आप सब इंजीनियर बन जाओगे, आप फील्ड पे जाओगे, तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगी सारी चीजें। क्लियर? तो तब भी आपको ये चीज याद रखना है कि बिल्टअप एरिया हमारा क्या कहलाता है। अब जो बिल्टअप एरिया हमारा होता है, तो देखना जो हमारा लिवेबल एरिया होता है, जो हमारा कारपेट एरिया होता है, इस एरिया का 10% ज्यादा होता है। क्लियर? यूजुअली 10% मोर देन द कारपेट एरिया। तो क्या होता है कि जैसे कोई सुपरवाइजर वगैरह हुआ या बिल्डर वगैरह हुआ, तो वो उसको पता है कि कारपेट एरिया हमारा इतना है, उसमें 10% वो एडिशन बोल के आपको बिल्टअप एरिया बता देता है। क्लियर? तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि भाई कारपेट एरिया का 10% ज्यादा होता है हमारा कौन सा, बिल्टअप एरिया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लिंथ एरिया की। प्लिंथ एरिया भी अपन ने डिटेल में अभी समझ लिया है। प्लिंथ एरिया क्या होता है कि जो अभी आपने कारपेट एरिया यहाँ पे निकाला है, क्लियर, जो आपका लिवेबल एरिया है उसका 10 to 20% ज्यादा होता है, मतलब 10 to 20% मोर देन द कारपेट एरिया। क्लियर? तो कारपेट एरिया आपका जो भी होगा उसका 10 to 20% ज्यादा क्या होगा, आपका प्लिंथ एरिया होगा। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है ये परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कारपेट एरिया की अगर मैं बात करूं कि कारपेट एरिया जो हमारा होता है, तो आपने प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो प्लिंथ एरिया का 50 to 65% क्या होता है, आपका प्लिंथ एरिया है, उसका 50 से 65% आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको क्या बताएगा, वो बता देगा कि आपका कारपेट एरिया कितना यहाँ पे है। क्लियर? तो कारपेट एरिया के लिए परसेंटेज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं फ्लोर एरिया, तो देखो अभी आपने फ्लोर एरिया समझा था कि फ्लोर एरिया क्या कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप कि फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकनी अप टू 50%, मतलब जो फ्लोर एरिया होता है इसके अंदर जो बालकनी का एरिया होता है उसको हम 50% तक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये जो अभी लास्ट में आपको पॉइंट बताए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है? अगर आपको जो लेक्चर्स में अपन QSC पढ़ रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।